हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, मस्त। आओ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता का एक्सरसाइज 13.1, यानी आप एनसीईआरटी बुक का 13.1 एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं बेटा। आज हम लोग पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन कराएंगे और एकदम क्रम से बेटा, कंटिन्यूअसली, यानी पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे जितना हो सकेगा एक वीडियो में। उसके बाद अगर नहीं हो पाता है बेटा तो आपको सेकंड वीडियो भी इसका पार्ट 2 यानी आपके पास जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड करेगा टाइमिंग पे। अगर टाइमिंग बेटा 1 घंटे सवा घंटे से ज़्यादा हो रही हो तो ऐसी स्थिति में हम लोग 2 वीडियो बना देंगे ताकि आपको पढ़ने में और हमको पढ़ाने में आसान। ओके बच्चों, तो ऐसी स्थिति में आइए हम लोग पहले आज शुरू करते हैं थोड़ा सा बेसिक कि प्रायिकता क्या है आपको बता दिया जाए बेटा। उसके बाद जो आपके चैप्टर में है उससे संबंधित क्रम से हम एक बाय एक क्वेश्चन करके बताने जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले प्रायिकता क्या है बेटा? किसी घटना के घटित होने या घटित न होने की जो संभावना होती है उसी को प्रायिकता कहते हैं। ओके बच्चों, तो प्रायिकता को जनरली पी से डिनोट करते हैं। जैसे कोई घटना ए है तो उसके घटित होने की प्रायिकता पी ए होगी। ऐसे ही घटना बी है तो उसके घटित होने की प्रायिकता पी बी है। घटना सी है तो उसके घटित होने की प्रायिकता पी सी है। ऐसे ही अगर घटना ई है तो उसके घटित होने की प्रायिकता पी ई होगी। अब बेटा पी ई क्या है? पी है घटना ई के घटित होने की अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अर्थात पहले प्रायिकता का बेसिक यही है बच्चों। ध्यान से ब्लैक बोर्ड पे आइए, व्हाइट बोर्ड पर क्या कह रहे हैं बेटा? प्रायिकता क्या है एक बार थोड़ा सा सुनिएगा। किसी घटना के घटित होने अथवा न होने की जो संभावना है उसी को प्रायिकता कहते हैं। इसको बेटा हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। अगर कहा दिया बेटा जैसे कोई घटना ए है तो उसके घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? पी ए। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता बच्चों पी ए। घटना ए के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसको पी से दिखाएंगे। ऐसे ही बेटा अगर घटना बी आती है तो उसके घटित होने की प्रायिकता पी बी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए अगर पूछा जाए तो पी ए होगा। ओके बच्चों, ऐसे ही अगर पूछ दे घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, ध्यान से, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता अगर आपसे पूछे बच्चों तो ठीक इसी प्रकार प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बी क्या होगा बेटा? पी बी। ऐसे ही बेटा अगर पूछे घटना सी है, डी है, ई है, एफ है, जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू पी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी आ जाए तो आप करना ऐसे ही है। जैसे आपसे घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, ध्यान से, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई पूछेगा तो पी ई बोलेंगे। ओके बच्चों, इसी प्रकार अगर घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता पूछी जाए बच्चों तो हम बताएंगे पी एफ। ओके बच्चों, ये हो गया आपका सिंबल यानी दिखाने का तरीका कि कोई घटना अगर घटित होती है तो उसको कैसे लिखते हैं। जैसे ए घटित हुआ तो पी ए, बी घटित हुआ तो पी बी, सी घटित, ई घटित, या फिर जो भी आए ऐसे लिखना है। ओके बेटा, अब होता है कि प्रायिकता होती किसके बराबर है बेटा? किसी घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थिति का अनुपात। अनुकूल परिस्थिति और कुल परिस्थिति का अनुपात क्या है बेटा? प्रायिकता किसी घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थिति, ध्यान से, प्रायिकता पर क्या है बच्चों? अनुकूल परिस्थिति डिवाइड बाय कुल परिस्थिति, यानी आप कह सकते हैं फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन। ओके बच्चों, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन यानी अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। ये हो गया बेटा प्रायिकता का फार्मूला। यानी कहीं भी प्रायिकता अगर निकालनी है तो आप इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इसको बेटा इन शॉर्ट गणितीय रूप में जब लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है पहले आप इसको ध्यान दीजिए। प्रायिकता क्या है बेटा? अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, फेवरेबल कंडीशन डिवाइड बाय टोटल कंडीशन। ओके, तो आइए देखते हैं इसको लिखने का जो शॉर्ट फॉर्म है। एक बार यहाँ देखिए क्या वीडियो में दिख रहा है, नीचे, यहाँ नीचे दिख रहा है। ठीक, तो अगर कोई घटना ई है तो उसके घटित होने की प्रायिकता अगर पी पूछे तो एन यानी घटना ई के घटित होने की अनुकूल परिस्थिति डिवाइड बाई कुल परिस्थिति। ओके बच्चों,
ये पी बराबर हो गया एन ई अपान एन एस। पी ई बराबर क्या होता है बेटा, एन ई अपान एन एस। एन ई नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट और एन एस नंबर ऑफ टोटल इवेंट, यानी टोटल घटना कितनी है, कुल परिस्थिति एन एस है, अनुकूल परिस्थिति एन ई है, और प्रायिकता क्या है बेटा, पी ई है। पी किसकी प्रायिकता है, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, यानी बेटा घटना ई की अनुकूल परिस्थिति, एन एस उसकी कुल परिस्थिति। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लेते हैं, मान लीजिए आपने एक पासा उछाला, क्या बेटा उछाला है, पासा। तो पासा उछालने पर पहले समष्टि लिखना आनी चाहिए बेटा। तो समष्टि क्या होती है, आपको अगर हम ये समझ के चल रहे हैं कि आपको समष्टि आती है, तब आपको हम एक्सरसाइज पे ले चलते हैं बेटा। जैसे आपने एक पासा उछाला बेटा, तो पासा उछालने पर आपके पास क्या क्या मिलेगा। अगर आप एक डाइस उछालते हैं तो उसके लिए जो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अगर कह दिया इवेंट ए है, जैसे कोई इवेंट ए है, घटना ए है, कह दे पासे पर विषम संख्या, पासे पर क्या है बेटा, विषम। तो पासे पर ऑड नंबर अगर आता है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, यानी इसकी प्रायिकता क्या होगी। घटना ए कह रहा है पासे पर विषम संख्या हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सीधे सीधे बेटा पी ए बराबर एन ए अपान एन एस, एन ए अपान एन एस। जरा देखिए यहाँ सैंपल स्पेस में कुल कितने इवेंट हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल जो कंडीशन है वो 6 है। घटना ए के लिए पासे पर विषम संख्या बेटा, विषम 1 3 5, यानी टोटल एक कितने आ रहे हैं भाई, एक कितनी नंबरिंग है, 3। तो आइए, तो यानी है 3 यानी से 6, यानी 1/2, यानी हमारा पी ए जो आया वो 1/2 है। ओके बच्चों। ऐसे ही इवेंट अगर बी पूछता है, कहते पासे पर 2 से बड़ी संख्या आ जाए, क्या कहते बच्चों, पासे पर 2 से बड़ी संख्या। तो आइए दिखाते हैं, इसको इरेज कर दें। इसको आप नोट जरूर कीजिएगा, जो भी हमने बताया है इसको आप अगर नोट ना किए हो तो पीछे जाके आप इसको ज़ूम करके यानी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आइए दिखाते हैं आपको। ध्यान लीजिएगा, 2 से बड़ी संख्या, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं, 5-10 मिनट बेसिक बताएंगे, उसके बाद बेटा हम चैप्टर पे चलेंगे, क्योंकि आपको बेसिक आ जाना चाहिए। पासे पर 2 से बड़ी संख्या है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो बेटा देख लो, पासे पर 2 से बड़ी संख्या, यहाँ देख लो क्या है, 3 4 5 6। पासे पर 2 से बड़ी संख्या यानी नंबर ग्रेटर देन 2 ऑन डाइस, यानी डाइस पर अगर 2 से बड़ी संख्या है तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, यानी प्रतिदर समष्टि, वो होगा 3 4 5 6। कुल कितनी संख्याएं बेटा गिन लो, कैट है यहाँ 4। तो आपको एन बी यानी टोटल बी के फेवरेबल कंडीशन जो मिले हैं 4 है। अगर फेवरेबल कंडीशन 4 है तो कन्फर्म है कि इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगा बेटा, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता एन बी अपान एन एस, अनुकूल बटे कुल, अनुकूल 4 है, कुल 6 यानी 4/6 अर्थात 2/3। ओके बच्चों। आप चाहे तो एक आध वीडियो एक आध और आपको एग्जाम्पल दे दें। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था। आइए तीसरे बात करते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें, कह दे बेटा पासे पर 7 से छोटी संख्या, 7 से क्या बेटा छोटी संख्या हो तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। 7 से छोटी संख्या यानी पासे पर डाइस पर 7 से लेस नंबर हो, नंबर लेस देन 7, नंबर लेस देन 7 ऑन डाइस, देन अगर आप इसकी सैंपल स्पेस लिखें तो सी घटना की सैंपल स्पेस 7 से छोटी संख्या क्या क्या है भाई, पासे पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, यानी टोटल फेवरेबल कंडीशन कितने हैं बेटा, यानी हमारे पास अनुकूल परिस्थिति का तो है 6, कुल है 6। तो इसका मतलब अगर प्रायिकता निकालें PC यानी घटना C के घटित होने की प्रायिकता, तो घटना C की अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति, अनुकूल है 6, कुल है 6, भाग करेंगे 1, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बेटा 1। ओके, ये है प्रोबेबिलिटी, ये इसका बेसिक है। हमको इसके आगे पढ़ना बेटा, क्योंकि चैप्टर जो क्लास 12th है ये तो एडवांस है बेटा, ये टारगेट क्लास होता है। यानी यहाँ आपको हम ये मान लिया जाता है कि आगे आप पीछे प्रोबेबिलिटी के बारे में जानते हैं, इसलिए चले तो हम आगे आपको थोड़ी बहुत और हिंट देते हैं। जैसे अब आते हैं बेटा क्वेश्चन पे, अब आपके एक्सरसाइज पे। उसके लिए पहले आपको हम 2-3 चीज़ें बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्हीं चीज़ों को आपको अगर पता रहेगा तब तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे पहली चीज़,
आइए आपको समझाते हैं कुछ बेसिक फार्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। चले, प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला, इसको जरा पिलाओ भाई। प्रोबेबिलिटी का बेसिक फार्मूला यानी क्या है बेसिक, बेटा ये देखते हैं। हमारे पास हेडिंग रहेगी प्रायिकता का मूल सूत्र। प्रायिकता का मूल सूत्र यानी ये चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तब आप चलेंगे। प्रायिकता का मूल सूत्र यानी फंडामेंटल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या बेटा ये फंडामेंटल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो है फंडामेंटल, उसमें हमने बेटा एक तो आपको समझा ही दिया, कुछ और चीज़ें हैं जिसको बताना ज़रूरी है। तो फंडामेंटल फार्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान दें। चले, तो सबसे पहले बेटा पहला फार्मूला आपके सामने वही है। क्या, अगर कोई घटना ए है या घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अगर पूछे, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, घटना ई के क्या होने के बेटा, घटित होने की प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता अगर पूछा जाए बेटा तो सीधा सीधा हम आएंगे पी ई बराबर यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ई इज इक्वल टू होगा एन ई अपॉन एन एस, अनुकूल परिस्थिति डिवाइड बाई कुल परिस्थिति। ओके बच्चों, तो ये हो गया हमारा P इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस यानी पहला फार्मूला। फिर बेटा अगर घटना ई घटित न हो तो इसकी प्रायिकता पूछ दे, सुन रहे नहीं, अगर पूछ ले घटना घटित न हो यानी घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता मान लो पूछ ले, तब घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता, घटित न होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई, घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई। फार्मूले को विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो एक्सरसाइज आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए ज़रूरी है बेटा कि फार्मूला आप पहले कमांड कीजिए। क्या है ये, घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता यानी जो घटित हुआ है उसमें से घटा दिया जाए। तो बेटा इसको लिखते हैं पी ई नहीं यानी पी ई नॉट, पी ई नॉट ये होता है बेटा 1 माइनस पी ई के बराबर। किसके बराबर, 1 माइनस पी ई यानी पी ई किसके बराबर है, एन ई अपॉन एन एस। अर्थात हम लिख सकते हैं कि जो घटना ई के घटित न होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ई इज इक्वल टू 1 माइनस एन ई अपॉन एन एस, 1 माइनस एन ई अपॉन एन एस। ओके बच्चों, ध्यान से, ये है घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता। अगर घटित हो तो एन ई अपॉन एन एस, घटित न हो तो 1 माइनस एन ई अपॉन एन एस। एन ई घटना ई के घटित होने प्रायिकता, अनुकूल परिस्थिति, और एन एस क्या है, कुल परिस्थिति। ओके बच्चों, कोई दिक्कत हो जरूर कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। ये क्या है, घटना ई के घटित न होने की, और एक इसका मतलब क्या निकला यानी यहाँ देख लेते हैं, अथवा हम लिख सकते हैं इसका क्या अर्थ है कि भाई घटना ई के घटित होने की प्रायिकता और घटित न होने की प्रायिकता का जो योग होता है बच्चों वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1। घटना घटित हो या घटित न हो तो इसकी प्रायिकता जो होती है बच्चों वो कितनी होती है, 1 यानी पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो आइए आगे समझाते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, पी ई प्लस पी नहीं बराबर कितना है बेटा, 1 है। यानी इवेंट हो या ना हो तो इसका सम कितना होगा, 1। और बेटा क्या नोट है, नोट हमारे पास ये है, तीसरा नोट ये है कि किसी भी घटना की घटित होने की प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। पी ई डज नॉट बी नेगेटिव यानी पी ई कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, यानी कोई भी घटना माइनस में दे रही है तो जान लीजिए वो गलत है। ओके, चौथा बेटा कि कोई भी घटना की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 0 से छोटी होगी, 0 से बड़ी, 0 से बड़ी या बराबर।
किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी बेटा, हमेशा 0 से बड़ी या बराबर होगी और 1 से छोटी या बराबर होगी। 0 से बड़ी या बराबर, 1 से छोटी या बराबर, यानी पी जो होगा वो 0 से ग्रेटर आर इक्वल टू होगा और 1 से स्मॉलर आर इक्वल टू होगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली चीज़ क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अथवा तथा ए, यानी नेक्स्ट चीज़ क्या हमारे पास है, वही है बेटा, अगर पूछ दे पी ए या ए तथा बी कह दे, पी ए एंड बी कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है। ए तथा बी कहेगा तो बेटा इंटरसेक्शन करना है। इसको थोड़ा सा गंदा लग रहा है, इसको एक बार फिर से लिख देते हैं। पी ए तथा बी, तथा की जगह पे और भी कह सकता है, तो ये होता है बेटा पी ए यूनियन बी, गलत, इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी। अभी बताए तो थे, ये इंटरसेक्शन का चिन्ह है बेटा, किसका चिन्ह है, इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, उसको ध्यान दीजिएगा, इंटरसेक्शन। अभी आपको हम बता देते हैं इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है। इंटरसेक्शन को हिंदी में कहते हैं कॉमन या सर्वनिष्ठ। क्या कहा जाता है बच्चों, सर्वनिष्ठ। ये जो सिंबल बना है, ये जो सिंबल, ये ऐसे बेटा अगर पूछे पी ए या बी, ए या बी, ए पूछे या बी पूछे, तो सीधे सीधे इसका यूनियन करना है, पी ए यूनियन बी। ओके बच्चों, ए आर बी कहता है तो पी ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है, ये इस सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, इस सिंबल पे विशेष ध्यान दीजिए, जहाँ हम लिख रहे हैं इसको, इस पर ध्यान दीजिए। इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं बेटा, यूनियन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संघ या सर्वनिष्ठ। संघ भी कह सकते हो या सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ नहीं कहते हैं भाई, संघ बोलते हैं इसको, या सम्मिलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, सम्मिलन, संघ या सम्मिलन। ओके, यानी सबका मिलन कर दिया जाए, सबको मिला दिया जाए कहीं में, तो कहलाता है यूनियन। ओके बेटा, चलिए आप समझ रहे हैं ना, पॉइंट को नोट करते चलिएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों का पूरा यूज है आपकी एक्सरसाइज में। आपको अगर पूछता है कि छठवां क्या है, तो कह दे ए तथा बी नहीं, पूछेगा आपसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा ए तथा बी नहीं, ए एंड बी नॉट, ए एंड बी नॉट पूछे तो इसका मतलब ए हो इंटरसेक्शन बी न हो। ओके बच्चा, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला है डी मॉर्गन थ्योरम, कि अगर ए हो बी ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, अगर ऐसे इसी का अपोजिट पूछ दे, यानी बी हो, ए ना हो बी हो, क्या कहते हैं बेटा, पी ए नहीं तथा बी, यानी ए ना हो लेकिन बी हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पी ए डैश इंटरसेक्शन बी, यानी इसको हम कह सकते हैं डी मॉर्गन थ्योरम से ए डैश इंटरसेक्शन बी बराबर होगा बेटा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, इसको नोट करिए जल्दी से। तो एक और है, इसके नीचे तो जगह नहीं है, ऊपर लिख दें यहीं पे, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है, तो बेटा ये देख लेते हैं 9th वाला ऊपर, ए नहीं तथा बी नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ए नॉट एंड बी नॉट। क्या कहते हैं बेटा, ए नॉट एंड बी नॉट, ए नहीं तथा बी नहीं अगर आपसे पूछता है तो इसका अर्थ है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और इसके लिए बेटा इसको मिटा दें हम, ये देखिए, अगर ए नहीं तथा बी नहीं पूछता है तो इसके लिए फार्मूला है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखिए, इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा बोर्ड्स में, ए यूनियन बी, लास्ट फार्मूला आपका ये था। अभी के लिए ये बेसिक पढ़े बेटा, अभी हम आपके एक्सरसाइज पे पहुंचने के पहले बेसिक चीज़ जान रहे हैं, उसके बाद आपको हम बताएंगे। आपको ये क्या फार्मूला नोट कीजिए, आइए नोट कीजिए फट से। तो ये कितने हो गए आपके पास टोटल, 9। अब आएंगे, चलेंगे हम अगली टॉपिक पे, यानी अगला फार्मूला बताएंगे। इधर आगे वाला हम इरेज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको हम नहीं इरेज कर रहे हैं, उसको नोट कर लीजिएगा। इधर वाला हम इरेज करके आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास है जो जानना जरूरी है,
चलिए बच्चों, तो 10th वाला जो हमारे पास है वह है प्रायिकता का योग नियम। क्या बच्चा? प्रायिकता का योग नियम, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का योग नियम पूछा जाए, अगर दो घटनाएं ए बी हैं तो उनके घटित होने की प्रायिकता का जो योग होता है, अगर दो घटनाएं ए बी हैं उनके घटित होने की प्रायिकता का योग यानी पी ए प्लस पी बी बराबर होता है ए तथा बी, यानी ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज आपकी एक्सरसाइज में होगा। क्या है, ध्यान लीजिएगा कि पी ए प्लस पी बी पूछेगा तो पी ए यूनियन बी एंड पी ए इंटरसेक्शन बी होता है। अगला बेटा नेक्स्ट चलें, तो अगला अब आएंगे बेटा हम आपकी चैप्टर पे जिसका नाम है सप्रतिबंध प्रायिकता का व्यंजक। ओके बच्चों, चलिए वहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होना चाहिए। यूनियन माने हमने बताया संघ, यूनियन मतलब क्या होता है, संघ या सम्मिलन, और इंटरसेक्शन मतलब होता है सर्वनिष्ठ, यानी जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन है, सबको मिला के जो बना है वो यूनियन है, सीधा सीधा। ओके, अभी एग्जांपल आएगा तो आपको हम दिखाएंगे, उसके पहले आप ध्यान दीजिए। अगर इसमें आपको कुछ पूछना है तो बताइए। आइए हम चले सप्रतिबंध प्रायिकता पे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? आपके चैप्टर का 13.1 का पहला फार्मूला है, जहाँ से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। बोर्ड परीक्षा में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ध्यान रहे बेटा। इससे दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, या आपको डायरेक्ट भी दे सकता है, या तो आपको कहेगा कि आप पहले समष्टि यानी सैंपल स्पेस निकालिए, उसके बाद उसको हल कीजिए। तो जैसा क्वेश्चन वैसे ही आपके मार्क्स 3 नंबर 5 नंबर दोनों में देता है, और एकदम शॉर्ट में देगा तो 1 नंबर या 2 नंबर। ओके बच्चों, तो प्रायिकता के योग नियम हमने पढ़ा, पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी प्लस पी इंटरसेक्शन बी। इसको कहते हैं क्या बेटा? एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हाट? एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता का योग नियम। क्या है बेटा? पी ए प्लस पी बी, पी ए यूनियन बी प्लस पी इंटरसेक्शन बी। ओके, इसको नोट कर लिए। तो आइए दिखाते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। ये क्या है बेटा? ये आपकी बुक का पहला एक्सरसाइज है, किसका? प्रायिकता का, सप्रतिबंध प्रायिकता। यानी यहाँ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देगा कि आपको एक कंडीशन देगा, फिर दूसरे कंडीशन से हल करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपको पूरे एक्सरसाइज में यूज होगा, पूरे एक्सरसाइज में, यानी आप प्रोबेबिलिटी जब तक पढ़ेंगे हर जगह यूज होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सुनते हैं, उसके बाद लिखते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? अगर दो घटनाएं ए और बी हैं, उनमें से कोई एक घटना पहले घटित हो जाए तो दूसरे के घटित होने की जो प्रायिकता होती है उसी को सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। सीधे से सुन लीजिए, दो घटनाएं हों तो उनमें से किसी एक घटना घटित हो चुकी हो, कोई एक हो गया हो, कोई एक कंप्लीट हो चुका हो, तो दूसरे के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके बच्चों, तो सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है? दो घटनाएं ए और बी में यदि एक घटना घटित हो गई हो तो दूसरे के घटित होने की प्रायिकता को ही उसकी सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। डेफिनेशन लिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि डेफिनेशन पूछा जाएगा। हाँ, कंडीशन याद रहे कि क्या कहा जा रहा है कि अगर दो घटनाएं ए बी हैं, उनमें से कोई एक घटित हो गया हो और दूसरे के घटित होने की प्रोबेबिलिटी पूछता है, तो इसी को हम सप्रतिबंध प्रायिकता कहते हैं। डन, चलें आगे। तो जैसे अब हमको फार्मूले पे बात कर रहे हैं तो फार्मूला आपको सिखाएंगे। जैसे कह दिया बेटा, माना दो घटनाएं ए बी हैं, माना लेट टू इवेंट ए एंड बी, माना दो घटनाएं ए तथा बी हैं, लेट टू इवेंट ए एंड बी आर हैपेंस, माना दो घटनाएं ए तथा बी हैं। ओके बच्चों, जिनमें घटना ए घटित हो चुकी हो या बी घटित हो चुकी हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता। माना दो घटनाएं ए तथा बी हैं जिनमें घटना बी घटित हो चुका हो, घटना बी घटित हो चुका हो, इफ इवेंट बी हैपेंड, इफ इवेंट बी हैपेंड, घटना बी घटित हो चुका हो। ओके बेटा, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, तो घटना ए के, ये चल नहीं रहा सही से, दूसरा वाला पे लिखें, तो घटना ए के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी क्या होगी बेटा? घटना ए के
घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए। कैसा? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट ए, घटना ए के घटित होने की कौन सी प्रायिकता है बेटा? सप्रतिबंध प्रायिकता, यानी प्रतिबंध के साथ। ऐसा क्या प्रतिबंध लगाया है आपको मालूम है? ये कह रहा है कि बी घटित हो गया, यानी ये प्रतिबंध हो चुका है, तो ए के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता अगर पूछी जाए बेटा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नीचे यहाँ दिख रहा है, तो यही लिख देते हैं कि ए बटे बी, पी ए बटे बी बराबर होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ओके बच्चों, अगर बी घटित हो चुका हो तो ए के घटित होने की अगर सप्रतिबंध प्रायिकता पूछता है तो फार्मूला हमारा आया पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ओके बच्चों, ये क्या है देख लें एक बार, हम देख लें वीडियो में सही दिख रहा है कि नहीं, एक बार मिला लें। जी बिल्कुल दिख रहा है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा पी ए अपान बी कह रहा है, यानी क्या है इसका अर्थ भाई एकदम क्लियर कर लीजिए। घटना बी घटित हो चुकी हो तब ए के घटित होने की प्रायिकता का पूछता है तो ए अपान बी कहा जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर पूछ दे बेटा कि अगर ए घटित हो चुका हो तो बी की घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, इसको इरेज करके दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरूर। कहीं भी कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो तो बताइएगा। चलें, तो देखिए अगर इसी प्रकार अगर कह दे सिमिलरली, इसी प्रकार इफ इवेंट ए हैपेंड, यदि ए घटित हो चुका हो, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशनल बी, यानी घटना ए घटित हो चुका हो। क्या बेटा कह रहा है? इसी प्रकार यदि घटना ए घटित हो चुका हो, इफ इवेंट ए हैपेंड, इफ इवेंट ए हैपेंड, यदि घटना ए बी कौन सा घटित होगा भाई? ए घटित हो चुका हो तो घटना बी के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता, घटना बी के हैपनिंग की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, घटित होने की कौन सी प्रायिकता बेटा? सप्रतिबंध प्रायिकता, घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। कौन है देखा? सप्रतिबंध प्रायिकता, सप्रतिबंध प्रायिकता अगर पूछा जाए बच्चों तो सीधा सीधा वही सेम कंडीशन है जैसे आपने अभी वहाँ किया है। अगर बी पूछा था तो एक, हाँ सप्रतिबंध प्रायिकता पूछे बेटा तो बी के घटित होने की यानी पी बी अपान ए, बी अपान ए मतलब बी के होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुका हो, तो फार्मूला बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। एक चीज़ आपको समझा दे अच्छे से बच्चों कि क्या यहाँ हमको जानना जरूरी है, हमको यहाँ ये जानना जरूरी है कि ए बटे बी का अर्थ क्या है और बी बटे ए का, यानी यहाँ बी हो चुका है तो ए के घटित होने की प्रायिकता, यहाँ क्या है? ए घटित हो चुका है तो बी के घटित होने की प्रायिकता, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट बी इफ इवेंट ए हैज इफ इवेंट ए हैज हैपेंड, ए हैपेंड हो गया है तो बी के हैपेंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है ये है, और यहाँ उल्टा बेटा कि बी हैपेंड हो चुका है तो ए के हैपेंड होने की प्रोबेबिलिटी ये है। ओके बच्चों, इसको नोट करिए फट से, तो फिर आगे आपको हम बताते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से, फटाक से नोट कीजिए, तब आपको हम क्वेश्चन पे ले चलते हैं और वहाँ आपको हम दिखाते हैं कि क्या इसका यूज है। इसको जल्दी से कीजिए तो फटाक से, तो चलिए बेटा अब क्वेश्चन पे चलें। आपकी बुक के एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं हम लोग। चले रेडी है आप लोग? तो देखिए इसको इरेज कर रहे हैं अब हम, तो बुक ज़रा हमको दीजिए आप, मैथ की बुक, उसमें 13.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल लिखा होगा, वही हमको दे दीजिए बुक, ताकि बुक से हम क्वेश्चन उतारें और बच्चे उसको समझ के इसको हल करें। और जिनके पास बुक है बेटा वो बुक अपने पास रख लें एनसीईआरटी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं। ओके बच्चों, मैथ के क्वेश्चन जितने भी आएंगे सब बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन होते हैं, यानी एनसीईआरटी सिलेबस के अतिरिक्त कुछ नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रहे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.1 का पहला क्वेश्चन।
ध्यान दिए बेटा, हमारे पास बुक है, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं, यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हैं कि पीई 0.6, पीएफ 0.3, ई इंटरसेक्शन एफ 0.2, तो पीई बटे एफ का मान ज्ञात करना है बेटा। ये रहा बुक हमारे पास, ये बुक है, आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है प्रश्नावली 13.1 एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो पहले क्वेश्चन को हम पढ़ चुके हैं। आपके पास बुक हो तो बुक रखिए, और जो जो गिवन है वही हम लिखेंगे बेटा, क्योंकि क्वेश्चन नोट करेंगे तो टाइम ज़्यादा टेकन होगा। ओके बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि पीई, पहले आप यहाँ लिख लीजिए एक्सरसाइज 13.1, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज आपका है 13.1, एक्सरसाइज 13.1। ओके बच्चों, किसका? एनसीईआरटी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, आपकी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम की बुक हम पढ़ने चल रहे हैं। ओके बेटा, तो पहले क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको आप नोट करें। पहले क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ध्यान दीजिएगा। पहले क्वेश्चन में बेटा क्या ज्ञात है? प्रश्न संख्या 1 की बात कर रहे हैं हम। प्रश्न संख्या 1 में यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखेंगे बेटा ज्ञात क्या है और क्या ज्ञात करना है, गिवन क्या है। पहले गिवन लिखिए। गिवन है बेटा पीई दिया है 0.6, पीई यानी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जो है 0.6 है। ओके बेटा, पीएफ दिया है, घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता बच्चों दिया है 0.3, 0.3, तथा दिया है पीई इंटरसेक्शन एफ, यानी ई तथा एफ के घटित होने की जो प्रायिकता है वो दिया है बच्चों 0.2। ओके, तो क्या ज्ञात करना है ये भी लिख देते हैं, व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव टू फाइंड, ज्ञात करना है क्या पीई बटे एफ। ये आपकी बुक का पहला क्वेश्चन है। ओके बच्चों, क्या ज्ञात करना है? ई बाई एफ, यानी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिया है कि एफ अगर घटित हो चुका हो तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या है बच्चा? अगर एफ घटित हो चुका हो तो ई के घटित होने की प्रायिकता। तो बेटा हम यहाँ से हल करेंगे। हल में हमारा क्या है क्वेश्चन में? क्या बेटा हम लिखेंगे सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से, यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यूजिंग फार्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से। सूत्र क्या है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। वो कह रहा है कि अगर घटना एफ घटित हो चुकी हो तो घटना ई के घटित होने की जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है बेटा? पीई इंटरसेक्शन एफ अपान, अगर नीचे जो है बेटा वही लेंगे पी एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना है आपके सामने यहाँ गिवन है 0.2, और पी एफ भी गिवन है बेटा 0.3। अब पॉइंट इक्वल डिजिट पे है तो इसलिए हम इसको ले सकते हैं 2/3, यानी हमारा जो घटना ई बाई एफ है, यानी घटना ई के घटित होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ गई बेटा, जबकि एफ घटित हो चुका हो तो यह 2/3, या इसको अगर डिवाइड करते हैं तो 0.666 या 0.67 भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है? आपको समझ में आया कि नहीं आया? देख लीजिए क्या क्वेश्चन था, क्या हमने हल किया है, क्या ज्ञात था बेटा। आपको क्वेश्चन में कहा है कि दो घटनाएं ई और एफ है, जहां पीई यानी घटना ई के घटित होने प्रायिकता 0.6, एफ घटित होने प्रायिकता 0.3 है, और ए तथा बी के घटित होने प्रायिकता 0.2 है। तो ज्ञात करना है ई बाई एफ, यानी एफ घटित हो चुका हो तो ई के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से हम आएंगे। तो बेटा ये हमारा फार्मूला है, इंटरसेक्शन एफ अपन पी एफ। इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 0.2, ये 0.3 डिवाइड कर दिए तो 2/3। अगर आप इसको डेसिमल बदलना चाहते हैं, डेसिमल में बदलना चाहते हैं तो 0.006 या 0.666 या 0.67 लिख सकते हैं। 0.67 क्या लिख सकते हैं बेटा? 0.67, अगर पॉइंट में से लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसको नोट करिए, फिर हम अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन क्लियर? दूसरा चलते हैं बेटा। कह रहा है पी ए अपान बी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हम बुक से पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? ए बटे बी ज्ञात कीजिए। पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए कब? जब पी ए दिया है बेटा नहीं दिया है, पी बी दिया है 0.5 और ए इंटरसेक्शन भी 0.32 दिया है। ओके,
क्वेश्चन हम 2 यहीं पे नोट कर देते हैं, यहीं ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका प्रश्न संख्या 2 क्या है बच्चों? ज्ञात है, ध्यान दीजिएगा। क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है? ज्ञात है, गिवन है पी एफ और पी ई इंटरसेक्शन एफ, दो चीज़ें पता है, पी एफ और पी ई इंटरसेक्शन एफ। ओहो, पी बी दिया है ना कि पी बी दिया है और ए इंटरसेक्शन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी, पी बी और ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ज्ञात क्या करना है? ए अपॉन बी ज्ञात करना है। ओके बच्चों, ज्ञात करना है ए बाई बी। वी हैव टू फाइंड आउट पी ए अपॉन बी, यानी घटना बी घटित हो चुका हो तो ए के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता। ओके बच्चों, तो जरा देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। पी बी दिया है बच्चों 0.5 और ए इंटरसेक्शन भी 0.32 निकालना क्या है बेटा? देख लीजिए, हमने लिख दिया यहाँ, यही याद करना है। तो आइए और विलंब इस पे चलते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से, यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहता है कि अगर ए घटित हो चुका हो तो बी के घटित होने की प्रायिकता, या बी घटित हो चुका हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता। पी ए बाई बी, ए अपान बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ओके मास्टर, तो ध्यान दो बेटा 0.32 क्या है बेटा? क्या है 5। तो ए बाई बी हमको मिल गया। डेसिमल हटाना है तो हटा देते हैं, यहाँ 2 डिजिट पे, यहाँ 1 डिजिट पे है, तो इसको अगर बराबर करना है बेटा तो यहाँ हम 0 कर दें। अब ये डेसिमल बराबर हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या? डेसिमल हट गया है तो 32/50, और छोटा करना चाहें तो इसको काट सकते हैं बेटा, ये 16 आएगा, ये 25 आएगा, यानी 16/25। ये हो गया ए अपान बी। अगर आपको डेसिमल में आंसर लाना है तो 25 का भाग कर दीजिएगा, जो भी आएगा उसको लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, ये हमारा आंसर नंबर 2 है। रेडी, नोट कर लीजिए। तब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और हम बुक पे पढ़ते हैं, आप उसको नोट करें प्लीज। चलें, तो क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा बेटा पी ए 0.8, पी बी 0.5, बी अपान ए 0.4, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए अपान बी और ए यूनियन बी चाहिए इनको। चले बच्चों, क्वेश्चन पे चलें। इरेज करें इसको। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 क्या है। ध्यान दीजिएगा, सब आपको हम क्रम से बारी बारी से लगा रहे हैं बेटा, इसको आप ध्यान से देखते चलिए। कौन सा एक्सरसाइज है बेटा? 13.1 का क्वेश्चन हमने किया है बेटा 2 ठो। किसकी बारी है? तीसरे की। चले क्वेश्चन नंबर 3 पे। रेडी, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है जरा ध्यान दीजिएगा। अभी हमने पढ़ा था, एक बार दोबारा हम ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे लिख के दिखा रहे हैं बेटा क्या क्या है। वो कहाँ गया भाई, वो वाला? चलिए बेटा, मिल गया। ये खो जाता है रह रह के, इसको खोजना पड़ता है। पी ए 0.8 बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का क्या गिवन है पहले लिख लीजिए। गिवन ज्ञात है। क्या ज्ञात है बच्चों? ध्यान दीजिएगा। दिया है पी ए कितना बेटा? 0.8। पी ए दिया है 0.8। आगे क्या दिया है बेटा? पी बी 0.5। पी बी दिया है 0.5। और क्या दिया बेटा? बी अपान ए दिया है भाई, ए बाई बी, बी अपान ए दिया है 0 पी बी अपान ए जो दिया है ये भी पता है कितना है बेटा? 0.4। ये बार बार हमको देखना पड़ेगा, इसको नीचे देखना पड़ा है भाई। ज्ञात है, और ज्ञात क्या करना है जरा देख लीजिए, यहीं बगल में लिख देते हैं। ज्ञात करना है, वी हैव टू फाइंड आउट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और
अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले समझिए तब नोट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन तो नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में क्या है, ज्ञात क्या करना है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, 3 को हल करना है, ध्यान दीजिएगा एकदम अच्छे से। पहला क्या कहा है बेटा, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान बी। और तीसरा क्या है बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ओके बच्चों, ये 3 क्वेश्चन हमको दिया है, पी ए पी बी बी अपान ए क्वेश्चन दिया है और हमको ये तीनों हल करना है। चले तो हम आएंगे बेटा सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र पर। रेडी है आप लोग? तो देखिए यहीं से हम हल करते हैं, वो क्वेश्चन था, यहाँ से हमारा हल है। हम लेंगे बेटा कौन सा फार्मूला, सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र। सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से क्या है बच्चों, जरा ध्यान देना। सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र है हमारे पास पी बी अपान ए, यानी घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, जबकि ए घटित हो चुका हो तो इसके लिए फार्मूला बेटा पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ए। बी अपान ए आपको यहाँ मेंशन है क्वेश्चन में, कितना दिया बेटा 0.4। ए इंटरसेक्शन बी नहीं पता, ये तो पता करना है। पी ए पता है 0.8 है। ओके बच्चों, ये डिवाइड कर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 0.4 में 0.8 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ए इंटरसेक्शन भी आपको मिल जाएगा 8 चौक 32 यानी 0.32। ये हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। ओके बच्चों, ये हमारा पहला आंसर आ चुका है। इसको आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, तब आगे हम आपको नेक्स्ट बताते हैं। ये हो गया बेटा। अब निकालना है ए अपान बी, फिर वही फार्मूला लगाएंगे, ये हल करना है। इसको इरेज कर दें, यही फार्मूले में लग दे हम लोग, तो इरेज कर रहे हैं। दूसरे वाले पे ध्यान दीजिएगा, ए अपान बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, दूसरा हल। ये कौन सा हल था भाई, हल नंबर 1 था। अब यहीं लिखेंगे हल नंबर 2, यानी सोल्यूशन 02। क्या है बच्चों 02 का, पी ए अपान बी निकालना है। ए अपान बी का अर्थ क्या है कि अगर बी घटित हो चुका हो तो ए के घटित होने की प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ओके बच्चों, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला ताज़ा 0.32 और पी बी यहाँ मेंशन है 0.5। ओके बच्चों, तो हमने कहा कि डेसिमल हटाने के लिए अभी इसका ही क्वेश्चन लगाए थे कि अगर आपको डेसिमल हटाना है तो यहाँ 1 0 बढ़ाना है। डेसिमल हटाने के लिए 1 0 बढ़ा दिए तो हो गया 32/50। इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो 16/25 आएगा, और छोटा करेंगे तो 25 से भाग करने कहिए, भाग कर दें, डेसिमल मिला दें, नहीं ज़रूरत हो तो रहने दें। अगर होगा भी तो आप कर लीजिएगा, डिवाइड तो आता ही होगा। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन है। एंड द थर्ड वन, तीसरा क्या है बेटा, ए यूनियन बी चाहिए। तो हमारे पास का फॉर्मूला है, क्या है जरा देखिएगा, वो है प्रायिकता का योग नियम, एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता के कौन से नियम से बेटा, योग नियम से। तीसरे क्वेश्चन के सलूशन के लिए यूजिंग एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यूजिंग एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, पी ए प्लस पी बी बराबर होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए बेटा वहाँ 0.8 गिवन है, पी बी 0.5 गिवन है, ए यूनियन बी हमको फाइंड आउट करना है, और ए इंटरसेक्शन भी आपने निकाला है 0.32। ऐड कीजिए 8 5 13 यानी 1.3 आएगा। देखिए बेटा इसको जोड़ने पर 1.3, ये प्लस में है, इधर क्या होगा माइनस में, तो 0.32 डिवाइड करना है, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। घटाते ही आपके पास आंसर होगा। घटाए बच्चों, तो देखिए 1.3 में से यहीं घटा दें, यहीं देख लीजिए
1.3 में से 0.32 घटाना, यहाँ 0 बढ़ा ले बेटा। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 9 में से 3 गया, सॉरी 12 में से 3 गया 9, यहाँ 0.98। कितना बेटा? 0.98। 0.98 ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके बच्चों, ये घटना ए या बी के घटित होने की प्रायिकता है। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चले हम लोग। रेडी? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसको नोट हो गया ना? इसको हटा दे भाई, इसको मिटा दे, इसको हटाने के लिए घटाए थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पूरा सोल्यूशन है। तीनों सोल्यूशन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। ये सोल्यूशन नंबर 3 है बेटा। ये आपका सोल्यूशन नंबर क्या है? 3। ओके, चले इस क्वेश्चन नंबर 4 पे चलिए देखते हैं बेटा। ये हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ज्ञात है उसको लिख लेते हैं, उसके बाद जो हल करना है वो भी लिख लेते हैं, और उसके बाद फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है उसी फार्मूले का यूज करेंगे हम लोग। आपको लग रहा होगा कि तो बड़ा आसान एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें है ही नहीं कुछ, बस खाली ये ध्यान देना था ए बटे बी क्या होता है, ए यूनियन बी क्या होता है, इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ये ध्यान देना होता है। चलिए बच्चा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 कह रहा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, जबकि दिया क्या क्या है देखिएगा। इसको भी रेज करते हैं, क्योंकि मैं सोचा कि कुछ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। क्या करना है भाई? ए यूनियन बी ज्ञात करना है क्वेश्चन में, जबकि गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 ज्ञात है बेटा 2PA बराबर PB बराबर क्या है भाई? 2PA बराबर 2PB बराबर है 5/13। कितना है बच्चों? 5/13। ये चीज़ पता है। 5/13 नोट करते रहिए, ये गिवन है। और क्या बेटा है? PA यूनियन बी, नहीं, PA/B दिया है 2/5। PA/B दिया है 2/5। ओके बच्चों, तो क्या पूछ रहा है आपसे? ज्ञात क्या करना है वो भी नोट कर लेते हैं। ज्ञात करना है PA यूनियन B, ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड आउट। क्या ज्ञात करना है बेटा? PA यूनियन B, ये है क्वेश्चन मार्क। ओके, चले तैयार? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो क्या बेटा? 2PA 2B बराबर दिया है, हमको ज्ञात करना है ये। तो आइए सबसे पहले हम आपको बता दें कि 2PA अगर इतना है तो भाई किस किस बराबर है। इसको यहाँ से हल करते हैं। हल में ध्यान दीजिएगा। क्या बेटा? चूंकि दिया है कि 2PA बराबर है 5/13, तो PA कितना होगा? सीधे सीधे ये 2 गुणा इधर क्या करेगा? भाग। तो 5/13 का गुणा 2 में हो जाएगा, तो 13 दूनी 26। तो PA हो जाएगा 5/26। ओके बच्चा, 2PA इतना है तो PA इतना हो गया। तथा क्या गिवन है बेटा? ये भी देख लो। और आपको दिया है कि PB डायरेक्टली है 5/13 के बराबर है। ओके, और A/B दिया है, तो हम लगा देंगे सप्रतिबंध प्रायिकता का सूत्र। कौन सा फॉर्मूला बेटा? सप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहती है भाई सप्रतिबंध प्रायिकता? जरा ध्यान दीजिएगा। सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्या है बेटा? क्या है भाई? PA/B बराबर होता है PA इंटरसेक्शन B/PB। ओके बच्चों, देख रहे हैं आप लोग? A/B दिया है, जरा देखिए कितना दिया है बेटा? 2/5 दिया है। ओके, A इंटरसेक्शन B नहीं पता है, PB पता है बेटा। PB कितना है बता दो यहाँ देख के भाई। PB 5/13 है। ये बेटा भाग, इधर क्या करेगा? गुणा। यानी अब आपको मिल चुका है क्या? PA इंटरसेक्शन B हो गया बेटा 5/13 गुणे 2/5। 5 से 5 काट दे बच्चों, तो मिलेगा 2/13। ओके, ये हो गया इंटरसेक्शन B। अब लगाएंगे प्रायिकता का योग नियम।
कौन सा नियम बेटा? एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता के एडिशनल लॉ को यूज करें तो आपको मिल जाएगा क्या? फार्मूले से। क्या है बेटा एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी? ये है पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए बेटा कितना है? 5/26 है। पी बी बेटा 5/13 है। ए यूनियन बी नहीं पता है। ए इंटरसेक्शन बी अभी अभी निकला है। क्या आया है बेटा? 2/13। एलसीएम ले 13/26 का एलसीएम 26 आएगा। तो यहाँ 26 में 26 से भाग करेंगे तो 5 बचेगा। यहाँ 13 में भाग देंगे 2 तो 5 दूनी 10। ओके बच्चों, ये प्लस में उधर जा क्या हो जाएगा? माइनस। तो ए यूनियन बी प्लस 2 कितना आएगा? 13। ओके, तो 10×5 कितना हो गया बेटा? 15/26। ये प्लस में इधर क्या होगा? -2/13 बराबर आएगा पी ए यूनियन बी। ओके बच्चों, अब 13/26 का एलसीएम फिर वही आएगा 26। तो भाग करेंगे ये 15 का 15, यहाँ करेंगे 2 दूनी 4। सीधे सीधे हम आंसर पे आ चुके हैं। आंसर हमारा है बेटा 15 में से 4 गया कितना आएगा? 11। यानी डायरेक्ट लिख दें इधर। तो हमारे पास आंसर जो है यहाँ ध्यान दीजिए, नीचे दिख रहा है कि नहीं भाई? यहाँ दिख रहा था यहाँ तक? ये पूरा दिख रहा है अच्छे से? ठीक। तो यानी डायरेक्टली अगर पूछा बेटा 15 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा? 11। ये लाइनिंग नहीं दिख रही है? अब दिख रहा है यहाँ तक? ओके, चलो बेटा यहाँ तक देखते हैं। तो ये अभी इसे घटा लेते हैं सीधे सीधे। अभी हमने आपको बताया है कि 15 यहाँ एलसीएम लेंगे तो 26 आएगा। 13 15 का 15 2 दूनी 4, यानी 15 में 4 गएंगे तो 11 आएगा। यानी हमारा जो फाइनल आंसर है हम यहाँ लिख दें ऊपर, यानी ए यूनियन बी जो आ रहा है ये यहाँ ये सीधे सीधे ये आइए यहीं पे आ जाते हैं। तो आपको जो सलूशन मिलेगा, देखिए जगह नहीं नीचे है, यानी नीचे दिख नहीं रहा है वीडियो में, इसलिए आपको हम यहीं लिख दे रहे हैं। ये बेटा देखिए ये एकदम एरो वहाँ से लगाते हुए यहाँ आ गए हम लोग। क्या आ रहा है भाई? यहाँ एलसीएम लेने पे 26 यानी 26 और 15 में से 4 घटा रहे हैं तो 11। 11/26 हमारा आंसर है। ये फाइनल आंसर है जो हम डब्बे में बंद कर रहे हैं, 11/26। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 इसको नोट कर लीजिए। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। बड़ा मेहनत कर रहे हैं आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे चल रहे हैं हम लोग। कंप्लीट इरेज कर रहे हैं इसको। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पी ए, क्वेश्चन है 5 हम पढ़ रहे हैं बुक से। पी ए है 6/11, पी बी 5/11, ए यूनियन बी 7/11। ध्यान दें, पी ए है 6/11। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा? 5 है। प्रश्न संख्या कौन सा है बच्चों? 5। क्या बता रहा है जरा देखिएगा। पी ए बता रहा है, पी बी बता रहा है, पी ए पी बी, और क्या बता रहा है बच्चों? ए यूनियन बी बता रहा है। ए यूनियन बी, ये तीनों ज्ञात है। ओके बच्चा, ये गिवन है, क्वेश्चन में ज्ञात है। ये सब क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 में ज्ञात है ये सब। ये प्रश्न संख्या 5 का क्या है बेटा? गिवन है, यानी ज्ञात है आपको ये चीजें। चले, पी ए क्या है बेटा? ध्यान देते हैं। पी ए है 6/11, ये 5/11 और 7/11। 6/11, ये 5/11 और ये 7/11, ये ज्ञात है। फाइंड आउट क्या करना है, यानी क्या निकालना है वो भी पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट यानी क्या ज्ञात करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, तीन चीज़ें ज्ञात करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले में क्या ज्ञात करना है बच्चों? हमको कहा है कि आप ए इंटरसेक्शन बी निकालिए।
क्या निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ए अपान बी और तीसरा बी अपान ए। ओके बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन फाइंड आउट करना है, यानी याद करना है। चले तो देखिए, यूनियन दिया है, पी ए पी बी दिया है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। तो हमको पता है बेटा यहाँ एक ही रूल लगेगा, प्रोबेबिलिटी का एडिशनल लॉ। क्या लगाएंगे बेटा हम, एडिशनल लॉ प्रोबेबिलिटी, यानी यहीं से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए सोल्यूशन पे क्या बेटा हम लगाएंगे, प्रायिकता का योग नियम। प्रायिकता के योग नियम से एडिशनल लॉ प्रोबेबिलिटी क्या है भाई हमारे पास, एडिशनल लॉ प्रोबेबिलिटी आपको बताया गया, अभी बार बार आप क्वेश्चन लगा रहे हैं। वो बेटा अगर पी ए है प्लस पी बी है तो ये बराबर होता है ए यूनियन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। पी ए प्लस पी बी बराबर होता है पी ए यूनियन बी प्लस पी इंटरसेक्शन बी। पी ए कितना है बेटा, ऊपर लिखा है देख लो बच्चा, 6/11, पी बी 5/11, यूनियन 7/11। हमको निकालना क्या है बेटा, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी। तो आइए बच्चों, 6-5 यानी हर बराबर है, तो 6-5 11/11, ये प्लस में इधर क्या होगा माइनस, यानी 7/11। बचा क्या, ए इंटरसेक्शन बी, हर बराबर 11 में से 7 घटा दीजिए बच्चों, 4/11। ये हमारा आ गया ए इंटरसेक्शन बी। पहले क्वेश्चन का सलूशन, ए इंटरसेक्शन बी कितना है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी आई 4/11। ये हल नंबर 1 है आपका। कौन सा हल है ये, पहला। अब बेटा दूसरा आते हैं ए अपान बी। तो आपको पता है यहाँ लगाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से। हल नंबर 2 में आते हैं, क्या है बेटा, सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले से, सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से। सूत्र पे ध्यान दें बच्चों, सूत्र क्या है हमारे पास भाई, ये है ए अपान बी बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। ओके बच्चों, तो देख लो बेटा, तो एक ही लाइन में हो जाएगा। इंटरसेक्शन भी पता है हमको, अभी निकाले हैं 4/11 आया है, और पी बी भी दिया है कितना बेटा, 5/11 है। तो 11 से 11 को उड़ा दे तो सीधे सीधे ए अपान बी मिल गया। क्या मिला बेटा, 4/5। इसी प्रकार आपको हल नंबर 3 अगर दिया जाए तो सेम वही फार्मूला है। कौन सा, सप्रतिबंध प्रायिकता से। क्या है बेटा, बी अपान ए, यानी घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि ए घटित हो चुका हो, तो होगा ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए। तो बेटा ए इंटरसेक्शन बी है कितना बच्चों, आपको पता आया है 4/11 है, और पी ए बेटा 6/11 है। 11 से 11 काट दें तो आपको मिलेगा 4/6। इसको और छोटा करें तो 2/3, यानी फाइनल रिजल्ट हमारा आ चुका है कि पी बी अपान ए जो होगा वो होगा कितना बेटा, सीधे सीधे आपको आ रहा है 2/3। बी बाई ए कितना बेटा, 2/3। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। और ये आपका क्वेश्चन कौन सा कंप्लीट हुआ, 6 वाला। कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा, 6। देख रहे हैं एक बार वीडियो में अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, आप लोग नोट करें फर्स्ट तो। राइट बेटा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए फर्स्ट तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। ये आपका 5th कंप्लीट हुआ। इरेज करें। चलिए जितना ये हो सकता है इसमें एक्सरसाइज आपका 17 क्वेश्चन है, तो 9 दूनी 18 होता है। 9 क्वेश्चन बता दें, 10 तो, और फिर बाकी जो बचेंगे आपको अगले एक्सरसाइज में करा देंगे अगले वीडियो में, क्योंकि बेटा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते। लॉन्ग वीडियो बनाया जाएगा आपको समय आने पर, जब आपके एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे। अभी तो आपका बेसिक चीज़ चल रहा है, इसलिए आप शॉर्ट में ही चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है निम्नलिखित में प्रश्न नंबर 6 से 9 तक, यानी आप जितना अब हम कराएंगे उसमें करना क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन पहले से हम पढ़ दे रहे हैं।
प्रश्न संख्या 6 से 9 तक ई अपान एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? ई अपान एफ। क्वेश्चन में क्या है फिर सुन लीजिए, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक आपको ई बाई एफ ज्ञात करना है। ओके बच्चों, चले रेडी? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक कहाँ से कहाँ बेटा? प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक आपको करना क्या है? ध्यान से, आपको ई बटे एफ निकालना है। पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक क्या ज्ञात करना है बेटा? पी ई अपान एफ क्वेश्चन मार्क कह रहा है। ओके, कहाँ से कहाँ तक लेकर? प्रश्न संख्या 6 से कहाँ तक बेटा? 9 तक। हर बार आपको क्या निकालना है? क्वेश्चन यहाँ दे दिया हमने। प्रश्न संख्या 6 से लेकर 9 तक ई बाई एफ ज्ञात करना है। तो 6वें क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर 9 तक चलेंगे और इस वीडियो को वहीं समाप्त करेंगे जहां आपका 9 कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दे बेटा, क्या क्या हमको क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहे हैं पहले हम। प्रश्न संख्या 6 में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, उसके बाद दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा। कह रहा है बेटा प्रश्न संख्या 6 में एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। बच्चों क्या कह रहा है? पहले सुन लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। अब आ गया, आपको लिखना सीखना है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक कॉइन टॉस 3 टाइम। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया। एक कॉइन टॉस कितने टाइम बेटा? 3 टाइम उछाला गया। एक कॉइन टॉस 3 टाइम। एक सिक्के को कै बार? 3 बार उछाला गया। ओके, जहां दिया है बेटा घटना ई, सिक्का 3 बार उछाल रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है घटना ई कह रहा है। क्या ध्यान दीजिएगा, और घटना ई एफ। घटना ई और घटना एफ, हर बार आप लोगों को ये दोनों गिवन रहेगा, घटना ई और एफ। चलिए बच्चों, घटना ई कह रहा है तीसरी उछाल पर चित, और घटना एफ कह रहा है पहली दोनों उछाल पर चित। ओके बच्चों, क्या है? तीसरी उछाल पर चित। तीसरी उछाल पर चित की बात कर रहा है। तीसरी उछाल पर चित, यानी हेड ऑन थर्ड टॉस। हेड ऑन थर्ड टॉस, तीसरी उछाल पर चित। और क्या कर रहा है बेटा? घटना यह कह रहा है पहली दोनों उछालों पर चित। पहली दोनों उछालों पर चित, यानी हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस। हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहली 2 उछालों पर चित। तो आपको ज्ञात करना है बेटा कि ई अपान एफ क्या होगा। चित मतलब होता है हेड, और पट माने टेल। तो क्वेश्चन ये बेटा, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, घटना ई कर रहा है तीसरी उछाल पर चित, और घटना एफ कर रहा है पहली 2 उछालों पर चित। तो सबसे पहले बच्चों आपको हम सिक्का उछालने पर समष्टि लिखना सिखा देते हैं। आपने सीखा भी होगा, नहीं सीखा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाकर प्रायिकता के पहले बेसिक चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा बच्चों। ओके, चले। एक सिक्के को उछालने पर अगर आप एक बार उछालते हैं, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट में देखिएगा, अगर कोई सिक्का एक बार उछाले बेटा, सिक्का अनबायस्ड हो, अनभिन्नत हो, तो ऐसी स्थिति में हेड और टेल देता है। दोबारा उछालते हैं तो आपको करना क्या है, यानी एक सिक्का 2 बार कह दे या 2 सिक्का 1 बार, तो आपको समष्टि लिखनी हो तो गुणा कर लीजिए केवल बेटा। हेड का गुणा कीजिए तो हेड हेड हो जाएगा, हेड का गुणा कीजिए तो हेड टेल हो जाएगा, फिर टेल का गुणा कीजिए टेल हेड, और टेल का गुणा टेल टेल। ये हो गया एक सिक्का 2 बार उछालने पर। तीसरी बार उछालते हैं तो बेटा फिर क्या करेंगे आप? फिर इससे हेड टेल का गुणा कर लीजिए। तो आइए कर लेते हैं हेड टेल का, तो आपको मिल जाएगा। तो इसी हेड का गुणा चारों को आगे करना है, फिर टेल गुणा चारों को आगे करना है, तो आपको टोटल समष्टि मिल जाएगी कि क्या है। ध्यान से चलिए, तो यहाँ ध्यान दिए बेटा, हम लोग लिखते हैं पहले क्या, एक सिक्का 3 बार उछालने पर, एक सिक्का
कै बार बेटा? 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस। सैंपल स्पेस टॉसिंग अ क्वाइन थ्राइस, एक सिक्का 3 बार उछालने पर। ओके बच्चों, क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग? प्रतिदर्श समष्टि यानी सैंपल स्पेस। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑन टॉसिंग डाइस 3 टाइम? ध्यान दिए बच्चा, प्रतिदर्श समष्टि हमारे पास क्या है? इसी हेड का गुणा पहले चारों में कर डालिए, यानी यस बराबर अगर हम निकालें तो हमारे पास क्या क्या आएगा? हेड हेड हेड, पहले हेड का गुणा कीजिए, हेड हेड हेड, फिर हेड का कीजिए तो हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, और लास्ट में हेड टेल टेल। ये हेड का बेटा गुणा चारों में हो गया। अब टेल का गुणा चारों में करेंगे, तो पहले कीजिए टेल हेड हेड, टेल हेड टेल। ओके बच्चों, तो टेल टेल हेड और लास्ट में टेल टेल टेल। ओके, ये हो गया एक सिक्का 3 बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। सैंपल स्पेस टॉसिंग डाइस थ्राइस। टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस, ना कि डाइस, टॉसिंग ए क्वाइन थ्राइस। ओके बच्चों, अब घटना ई की समष्टि लिखते हैं पहले, यानी हमारे पास यानी यस कितना आया बेटा? यानी टोटल कितना है भाई? टोटल देख लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल कंडीशन हमारे पास कितना है? 8 है टोटल कंडीशन। अब बेटा घटना ई की समझ लिखते हैं। सैंपल स्पेस ऑफ इवेंट ई, घटना ई यानी की समझ लिखने जा रहे हैं बेटा। घटना ई की प्रतिदर्श समष्टि यानी तीसरी उछाल पर चित आने की प्रतिदर्श समष्टि। क्या लिखने जा रहे हैं बेटा? तीसरी उछाल पर, तीसरी उछाल पर क्या है? चित यानी हेड आए। तीसरी उछाल पर चित आने की, ध्यान से, प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस टॉसिंग क्वाइन। ठीक बेटा, तीसरी उछाल पर चित आने की प्रतिदर्श समष्टि देखा जाए तो तीसरी उछाल पे चित कहाँ कहाँ आ रहा है भाई? जरा देखिएगा आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए। तीसरी उछाल पे यानी लास्ट में, तो देखिए यहाँ हेड है, हाँ है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो लास्ट वाले ध्यान दीजिएगा। तीसरी उछाल मतलब तीसरे वाले पे, तीसरे वाले पे यहाँ हेड है और इसमें है, तीसरे पे यानी लास्ट वाले में भाई, तीसरा मतलब समझ रहे हैं ना? तीसरा 1 2 3 तीसरे वाले पे यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है और यहाँ हेड है। कई जगह पे बेटा? 1 2 3 और 4, 4 ऐसी जगह है जहाँ पे थर्ड डाइस पे यानी तीसरी टॉस पर आपको क्या मिल रहा है? हेड। हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस, हेड ऑन थर्ड टॉस। तो थर्ड टॉस पे हेड कहाँ कहाँ आ रहा है आपको बताया हमने, आइए लिख देते हैं। तो थर्ड टॉस पे आपको आ रहा है हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, टेल डबल हेड और टेल टेल हेड। ओके बच्चों, देखिए यहाँ लास्ट में हेड आ रहा है, ये इन्हीं को लेना था, हमने दिखा दिया आपको कि लास्ट में हेड यहाँ आया है, यहाँ आया है, यहाँ आया और यहाँ आया है। ये हो गया आपका घटना ई की प्रतिदर्श समष्टि। अब भाई लिखते हैं बेटा इसी प्रकार घटना एफ की प्रतिदर्श समष्टि। घटना एफ यानी घटना एफ क्या है? पहली 2 उछालों पर चित, पहली 2 उछालों पर चित आने की समष्टि। पहली 2 उछालों पर क्या है बेटा? चित आने की प्रतिदर्श समष्टि सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एट द क्वाइन ऑन फर्स्ट 2 टॉस। सैंपल स्पेस एट द क्वाइन ऑन फर्स्ट 2 टॉस। पहले 2 टॉस पर देखिए कहाँ कहाँ हेड आ रहा है, देखिएगा पहले 2 उछाल पर। तो देखिए बेटा यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे आपने वहाँ समझाया, देखिएगा पहले 2 उछाल पे यहाँ हेड है दोनों, यहाँ भी दोनों हेड है। क्या इसमें है दोनों? नहीं है, इसमें, इसमें नहीं है, यानी खाली यहाँ पे है, केवल यहाँ यहाँ। पहली 2 उछालों पर हेड हेड यही है और बाकी हेड टेल आ रहा है, हेड टेल आ रहा है, टेल हेड आ रहा है, टेल हेड टेल टेल। ओके बेटा, क्लियर है? ओके, क्या है? पहली 2 उछालों पे यहाँ 2 हेड है, यहाँ 2 हेड है,
बाकी कहीं डबल हेड है सामने नहीं है। इसका मतलब कि पहली दो उछाल पर जो हेड आ रहा है वो ये है। क्या क्या है बेटा? हेड 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 है और हेड हेड टेल है। ओके, तो यफ कितना मिल गया बेटा? 2। यानी यफ में कितनी घटनाएं आपको दिख रही हैं? 2। अर्थात आपको मिल गया यानी यफ जो आया। यानी यफ पे ध्यान दीजिएगा, यानी यफ की टोटल फेवरेबल कंडीशन कितनी है बेटा? 2। तब पी एफ बता दीजिए, घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता। आपको बताया गया प्रायिकता होता है अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल कितना है? 2। कुल कितना है? 8। तो पी एफ हो गया 2/8। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ई और एफ में इंटरसेक्शन यानी कॉमन क्या है भाई? ई और एफ देखिए, ई ये है, एफ ये है, दोनों में कॉमन हेड 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 है और हेड हेड टेल कहीं है नहीं है, यानी केवल एक ठो मिल रहा है ये वाला। तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है? केवल एक ठो है। दोनों घटनाओं का इंटरसेक्शन है हेड हेड हेड। यानी यहाँ कितनी ई और एफ में कितने भाई टोटल पॉसिबल कंडीशन है? एन ई इंटरसेक्शन एफ हमारे पास आ रहा है एक ठो। तब बच्चों पी ई इंटरसेक्शन एफ निकाल ले, कितना आएगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ की अनुकूल परिस्थिति बटे कुल परिस्थिति। अनुकूल 1 है, कुल कितना है? 8। अब आएंगे बेटा अतः सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से। सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र से। ओके बच्चों, सूत्र से क्या है हमको मालूम है कि अगर पूछता है कि पी ई अपान एफ क्या होगा, तो आप बता सकते हो ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। ओके बच्चों, ई इंटरसेक्शन एफ आया है 1/8 और पी एफ कितना आया बेटा? 2/8। 8 से 8 को हम कैंसिल कर रहे हैं, 1/2 हमारा फाइनल आंसर है। ई बाई एफ मिल गया। ये आपसे पूछा था, क्या हमने लिखा है क्वेश्चन में कि भाई घटना प्रश्न नंबर 6 से लेकर 9 तक आपको यही याद करना है। तो यहाँ देखिए 1/2 आ गया आंसर हमारा। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए फट से तो, और फिर हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला आपका था ये, नोट कीजिए फट से तो। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। पहले सुना दें आप क्वेश्चन। कह रहा है ई न्यूनतम 2 चित या अधिकतम 1 चित। क्वेश्चन कह रहा है ई पे न्यूनतम 2 चित आए और या अधिकतम 1 चित आए। क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। न्यूनतम क्या कह रहा है बेटा? 2 चित, अधिकतम 1 चित। चलें रेडी? इसको इरेज कर रहे होंगे, खाली यही हम देखते हैं। यहाँ मिटाना है हमको, और आपको क्या गिवन है सब लिख देते हैं। चलें, तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा घटना ई न्यूनतम 2 चित। घटना ई कह रहा है न्यूनतम 2 चित, और ये कह रहा है घटना ई में बोल दिया न्यूनतम 2 चित। घटना एफ क्या कह रहा है सुन लीजिए? अधिकतम 1 चित। अधिकतम 1 चित। अधिकतम 1 चित। चित मतलब हेड, यानी ये कह रहा है मिनिमम 2 हेड और यहाँ कह रहा है मैक्सिमम 1 हेड। और न्यूनतम 2 या अधिकतम 1। ओके बच्चा, चित न्यूनतम 2 हो और इसमें क्या कह रहा है? 1 हो। तो ध्यान दीजिएगा, यानी चित की संख्या 2 से कम ना हो। इसमें कह रहा है कि चित की संख्या 1 से कम, अधिकतम 1 हो, यानी 1 से ज़्यादा ना हो। चलिए बेटा, तो पहले सिक्के उछालने पर समझ यही होगी। चाहिए देखते हैं हम घटना ई। तो चित आने की प्रायिकता क्या है, इसको हम इरेज कर रहे हैं, यही ध्यान दीजिएगा, और यहाँ इरेज कर रहे हैं। भाई सिक्का उछालते हैं तो यही यस आएगा। घटना ई पे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई घटना ई? न्यूनतम 2 चित। न्यूनतम 2 चित आने की प्रतिदर्श समष्टि। सिक्के पर न्यूनतम 2 चित आने की, बड़ा यहाँ जगह कम है, थोड़ा सा और छोटा लिख दे। सिक्के पर न्यूनतम
दो चित, और यहाँ कह रहा है सिक्के पर अधिकतम एक चित। तो आइए दोनों का सैंपल स्पेस लिखते हैं बेटा। न्यूनतम दो चित का मतलब चित जो है यानी हेड जो है दो से कम ना हो, तो दो से कम हेड ना हो यानी देख लीजिए, पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए क्या दो से कम है, नहीं, यानी तीन ठो ले सकते हैं। यहाँ दो है, हाँ है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, और कहीं दो है, नहीं है, यानी न्यूनतम दो चित, चित दो से कम ना हो, इसका मतलब यही है, यानी कम से कम दो हो, अधिक से अधिक चाहे जितना हो चलेगा, यानी दो से कम ना हो। सिक्के पर न्यूनतम दो चित पूछता है बच्चों, तो हमारे पास जो कंडीशन है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बस ये चार दिख रहे हैं। कौन कौन बेटा? ट्रिपल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, और टेल डबल हेड, यानी हेड की संख्या दो से कम ना हो। यहाँ क्या है बेटा? सिक्के पर अधिकतम एक चित है, यानी चित एक से ज़्यादा ना हो, एक से कम चलेगा। तो बेटा चित एक से ज़्यादा ना हो, यानी अधिकतम एक की बात कर लीजिए। देखिए अधिकतम कहाँ एक है भाई? इसमें एक ठो है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें सब है, तो ले लेते हैं तीनों बेटा। तो हमारे पास क्या क्या है? हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल। समझ रहे हैं? अधिकतम एक चित, यानी चित एक से ज़्यादा ना हो, तो देखो बेटा चित एक ही ले रहे हैं, और पट चाहे जितना ले रहे हैं, तो पट आप तीनों ले सकते हैं, लेकिन चित खाली एक ही लेना है। ये हो गया हमारा बेटा। तो देखो कितनी घटनाएं, यानी अब दो ही है, यानी हमारा पी एफ वही आएगा। अब दोनों में कॉमन देख लो बेटा क्या है भाई? ई एफ पी एफ, यानी एफ में कितने हो गए? चार आ गए, सॉरी, यानी एफ में कितने एलिमेंट हैं? चार, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/8। ई और एफ में ज़रा कॉमन बताइए, ई और एफ दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? देख लीजिए कहीं है कुछ कॉमन? नहीं है ना? इसका मतलब ई और इंटरसेक्शन एफ कितना है? 5, अर्थात यह इंटरसेक्शन कितना है बेटा? 0। तो इसका प्रायिकता क्या होगा बेटा? इसकी प्रायिकता होगी 0। तो सप्रमाणुपायिकता के सूत्र से हम आएंगे और वैल्यू रखेंगे, तो हमको कितना मिलेगा बेटा? 0 बटे कितना बटवा है? 4/8, और भाग देने पे 0, यानी हमारा इंटरसेक्शन एफ जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। ओके बच्चों, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन के बाद हम रिपीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ये पहला नहीं, ये दूसरा वाला है। घटना ई कह रहा है न्यूनतम दो चित, घटना एफ कह रहा है अधिकतम एक चित। न्यूनतम दो चित का मतलब चित दो से कम ना हो, अधिकतम एक चित मतलब चित एक से ज़्यादा ना हो। ओके, तो ये दो से कम ना हो, एक से ज़्यादा ना हो, सीधे दिख रहा है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है भाई। इसमें दो से कम ना हो, इसमें एक से ज़्यादा ना हो, तो सीधी सीधी बात आप समझ लीजिए। कह रहा है इसमें दो से अधिक ना हो, इसमें सही, इसमें दो से ज़्यादा हो, इसमें एक से कम हो, एक से कम हो, तो ऐसे कंडीशन में दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इंटरसेक्शन 0 होगा, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 0 होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन ये रहा, क्या बेटा कह रहा है? अधिकतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट। चले क्वेश्चन नंबर 3, अधिकतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट। क्वेश्चन नंबर 3, इरेज करें इसको। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 में 3 क्वेश्चन था, तीसरे पे हम पहुँच रहे हैं। कह रहा है क्या बेटा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है क्या? अधिकतम 2 पट, अधिकतम 2 पट, यानी मैक्सिमम 2 टेल, मैक्सिमम 2 टेल। और यहाँ क्या कह रहा है बेटा? एटलीस्ट 2, अधिकतम और न्यूनतम 2 पट। ये कह रहा है मिनिमम 2 टेल, न्यूनतम 2 पट। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको दिक्कत हो तो बताइए। ई कह रहा है बेटा अधिकतम 2 पट, न्यूनतम 2 पट कह रहा है, तो आप सिक्का 3 बार उछालते हैं, समष्टि यही है। तो आइए हम सिक्के पर अधिकतम 2 पट या 1 पट आने के बाद समष्टि निकालते हैं। इसको इरेज करें। ये तो पहला पुराना वीडियो था, पुराना आपका क्वेश्चन था। अब आइए हम इसी को नया बना देते हैं। क्या पूछ रहा है ध्यान दीजिएगा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है अधिकतम 2 पट। अधिकतम क्या है? 2 पट। ध्यान दो जी, अधिकतम
दो पट आने की प्रतिदर्श समष्टि। ओके बच्चा, अधिकतम दो पट आने की प्रतिदर्श समष्टि, यानी पट दो से ज़्यादा ना आए। तो देख लो भाई, इसी में मिलाओ, चेक करो भाई, पट दो से ज़्यादा कहाँ ना हो। दो पट हो यानी पट दो से ज़्यादा ना हो, चाहे ध्यान देना जी, अधिकतम दो पट। तो बताओ यहाँ दो पट है नहीं, यहाँ तो तीन है बेटा। यहाँ कितने हैं? दो। एक तो ये हो गया, दूसरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, खाली पहले को छोड़कर। क्यों? क्योंकि पहले में कै पट है बेटा? सॉरी, अधिकतम क्या है? दो पट का है, टेल की बात कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, पट मतलब टेल बेटा, टेल की बात कर रहा है। तो टेल जो है दो से ज़्यादा ना हो, हेड चाहे जितना हो। तो देख लो इसमें कितने टेल है बेटा? इसमें तीन ठो हैं, इसमें दो। इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको, 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 इसको और इसको, यानी हम इसको छोड़ के सब ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पट कितने हैं बेटा? तीन हैं। यहाँ कितना पूछा है? दो। तो हमको टेल जो है दो से ज़्यादा नहीं लेना है। तो कंफर्म कौन कौन सा लेना है शुरू से लिख दें। तो हमको लेना है हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड। ये हो गया बेटा हमारा पहला। अब आता है क्या? दूसरा, न्यूनतम दो पट, न्यूनतम दो पट आने की प्रतिदर्श समष्टि, आने की प्रतिदर्श समष्टि देखा जाए बेटा, सैंपल स्पेस आउटकमिंग एट लिस्ट टू टेल। अधिकतम हो गया, न्यूनतम कर रहा है, यानी पट जो है दो से कम ना हो, दो से ज़्यादा चलेगा। न्यूनतम दो पट, पट कितना हो जी? दो से ज़्यादा हो, दो से कम ना हो। ओके, दो हो या दो से ज़्यादा हो। तो चलो भैया अब इसको हम यहाँ हटा के दिखा रहे हैं, देख लो जरा। तो पट दो हो या दो से ज़्यादा कहाँ है? यहाँ दो से ज़्यादा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, कहीं नहीं है। खाली इसमें ऐसे तीन ऐसे हैं जहाँ पट अधिकतम दो है और दो से ज़्यादा भी है, यानी दो से कम ना हो। तो पट दो से अधिक वाले ये है, एक, दो और कहाँ है बेटा? ये तीन। इन तीनों को ले लेंगे। कौन कौन बता दो भाई। तो कौन कौन लेना है? टेल हेड टेल लेना है, टेल टेल हेड लेना है, और टेल 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 लेना है। कैसे पता? एक बार अगर कंफ्यूज हो समझा दें आपको, ध्यान दो जी। न्यूनतम दो पट, यानी टेल जो है दो से कम ना हो। टेल देख लो बेटा, दो से कम ना हो, दो से ज़्यादा चलेगा, दो से कम ना हो। तो दो, इसमें दो है कि नहीं है? हैं? इसमें भी है, इसमें भी है। दो से ज़्यादा चलेगा, दो से कम नहीं चलेगा। तो और बाकी देख लो बेटा, इसमें हमने दिखाया आपको। यहाँ देखिए एक भी टेल नहीं, यहाँ एक ही टेल है, यहाँ एक टेल, यहाँ दो टेल, यहाँ एक टेल, यहाँ दो टेल, दो टेल, दो। अच्छा, दो टेल ये भी तो है हमारा, हेड डबल टेल, हेड डबल टेल। तो इसको क्यों छोड़ रहे हैं भाई? इसको भी पकड़ के ले चलते हैं। क्या है? हेड डबल टेल। ओके, इसको आइए जिस पेन से लिख रहे थे उसी से लिख देते हैं, हेड डबल टेल। ये हो गया बेटा हमारा। कितने हैं भाई? गिन के बताओ कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं? एक, दो, तीन, चार, चार एलिमेंट हैं। तो यानी आपका यानी अब 4 हो गया, पी एफ 4/8, यानी ये हो गया। अब दोनों में कॉमन देख के बताओ बेटा हमको, दोनों में क्या कॉमन है भाई? ई और एफ में कॉमन क्या क्या है? टेल है कि नहीं? टेल हेड टेल है, हाँ है। टेल टेल हेड है, ये भी है। टेल 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 नहीं है, हेड डबल टेल है, यानी तीन अवयव मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं बेटा? तीन। ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम निकालें तो तीन एलिमेंट मिल रहे हैं। कौन कौन? टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और हेड टेल टेल, यानी एन इंटरसेक्शन में तीन एलिमेंट हैं। तो प्रोबेबिलिटी 3/8। तो बेटा यहाँ निकालेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आपके सामने क्वेश्चन का आंसर है ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? 3/8 है, पी एफ 4/8 है। 8 से 8 पूरी गया, क्या बचा बेटवा? 3/4। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट 3/4 आ गया बेटा। ये ई बाई एफ क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में कितने क्वेश्चन थे? 3। और बेटा इसके पहले हमने कितने लगाए हैं? टोटल 5 पहले लगाए थे, 3 ये, 5 3 8 क्वेश्चन हो गए। इसको नोट कर लीजिए।
हाँ तो बच्चों आइए अब आपको हम बता दें, और जैसे कि लग रहा है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 तक यहाँ हम कंप्लीट कर लिए हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है अगले वीडियो में हम आपको देंगे। नेक्स्ट पार्ट मतलब अगले क्वेश्चन जो हैं एक्सरसाइज 13.31 के अगले क्वेश्चन जो बचे हैं, और क्वेश्चन अभी तो बहुत बचे हैं क्योंकि अभी हमको 11 क्वेश्चन लगाना है। हम लोग कितना लगाए हैं, 6 ठो, 17 क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो 17 में से हमने 6 बचा है, 11 बचा है बेटा। तो इसको हम अगले वीडियो में प्रयास करेंगे कि हो जाए, जहाँ तक प्रयास रहेगा कि हो जाएगा। ओके बेटा, तो हम यही कहेंगे कि अगर आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके बेटा, थैंक यू।